नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति के आधारभूत निर्धारक तत्वों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अर्थात जो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं उनके आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको सभी टॉपिक पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे इस चैनल पर, तो आप सारी वीडियोस देखें। बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, एमए पॉलिटिकल साइंस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के पार्ट 1 में हम भूमिका, विदेश नीति का अर्थ, परिभाषाएं और भारत की विदेश नीति की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्धारक तत्व, आलोचना और निष्कर्ष। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? स्वतंत्र भारत ने जिस विदेश नीति का अनुसरण किया वह भी राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। राष्ट्रीय हित पर आधारित है हमारी विदेश नीति। इस नीति को निर्धारित करने में अनेक तत्वों ने सहयोग दिया। जो हमारी विदेश नीति है इसको निर्धारित करने में अनेक तत्वों ने सहयोग दिया। यह तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहले संवैधानिक आधार। भारत के संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में केवल राज्य की आंतरिक नीति से संबंधित निर्देश ही नहीं दिए गए, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए इस विषय पर भी निर्देश दिए गए हैं। अर्थात जो हमारा संवैधानिक आधार है इसके अंतर्गत राज्य की आंतरिक नीति संबंधित निर्देश ही नहीं दिए गए हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए इसका भी निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरे, राज्यों के साथ न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना। हमें अन्य राज्यों के साथ न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए। ये हो गया संवैधानिक आधार। अब हम पढ़ते हैं भौगोलिक तत्व। नेहरू ने कहा था कि भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण कोई भी देश भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता। भारत दक्षिण एशिया का सबसे शक्तिशाली देश है। भारत क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे शक्तिशाली देश है। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में भौगोलिक तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत का समुद्र तट बहुत विशाल है। भारत का जो समुद्री तट है ये बहुत ही विशाल है। भारत की सुरक्षा के लिए नौसेना का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। नौसेना का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है और इसलिए भारत अपनी नौसेना को शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ है। भारत जो है अपनी नौसेना को शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ है, उसके लिए प्रयास करता रहता है। भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल से लगती हैं। भारत की सीमाएं पाकिस्तान से, चाइना से, नेपाल से लगती हैं। कश्मीर राज्य के कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जिनकी सीमाएं अफगानिस्तान और रूस से लगती हैं। ठीक है, इन देशों को लगती अपनी सीमाओं को ध्यान में रखकर भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया है। मतलब इन सीमाओं को देखते हुए भारत ने जो है अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया है। अर्थात भौगोलिक तत्व जो है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लगभग 200 वर्ष के काल तक भारत को अंग्रेज़ों की दास्ता में रहना पड़ा। ठीक है, भारत अंग्रेज़ों के दास्ता में रहा। फलस्वरूप अन्य राष्ट्रों की तुलना में ग्रेट ब्रिटेन के संपर्क में अधिक रहा। इसी कारण इंग्लैंड की सभ्यता और संस्कृति का भारत पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड की जो सभ्यता और संस्कृति थी उसका भारत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अधिक समय तक साम्राज्यवाद के कारण, शोषित और परतंत्र रहने के कारण भारत की विदेश नीति पर इसका प्रभाव पड़ा। अब इसकी विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करना और इसी कारण भारत एशिया और अफ्रीका में होने वाले स्वाधीनता संघर्षों का समर्थन करता है। अर्थात क्या कह रहा है कि भारत जो है अधिक समय तक साम्राज्यवाद के कारण क्या रहा? परतंत्र रहा, शोषित रहा। बहुत ज़्यादा ही ब्रिटेन ने हमारा शोषण किया। इसके बाद भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, ताकि कोई अन्य देश हम पर दोबारा से अपनी शक्तियों का प्रभाव न जमा सके। इसी कारण भारत एशिया और अफ्रीका में होने वाले स्वाधीनता संघर्षों का समर्थन करता है कि सभी देशों को जो है स्वतंत्र होना चाहिए, परतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ भारत के पारंपरिक मूल्य, वेदों, धर्मशास्त्रों तथा साथ ही स्वामी विवेकानंद,
गुरुदेव टैगोर, लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों की कृतियों से भी अनेक मूल्य प्राप्त हुए, जैसे सहनशीलता, अहिंसा और शांतिपूर्ण साहसित्व। यह भी भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राष्ट्रीय हित। विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय हित ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश नीति का निर्माण हम क्यों करते हैं? राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर। राष्ट्रीय हित जो है विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में पंडित नेहरू ने कहा था कि आप कोई भी नीति अपनाएं, विदेश नीति का निर्धारण करने की कला राष्ट्रीय हित के संपादन में ही निहित है। राष्ट्रीय हित जो है सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सर्वोपरि है। राष्ट्रीय हित को ही ध्यान में रखकर कोई देश विदेश नीति का निर्धारण करता है। पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्षता और विश्व शांति की स्थापना को भारत की विदेश नीति का आधार इसलिए बनाया ताकि भारत गुटों से अलग रहकर अपना आर्थिक और औद्योगिक विकास कर सके। पंडित नेहरू कहते हैं कि हमने गुटनिरपेक्षता और विश्व शांति की स्थापना को इसलिए भारत ने अपनाया ताकि वह अपना आर्थिक और औद्योगिक विकास कर सके और गुटों की राजनीति से दूर रह सके। ठीक है, यदि भारत गुटों की नीति में फंस जाता तो दोनों गुटों से आर्थिक सहायता ना पा सकता। भारत को जब भी ज़रूरत होती थी तो वह अमेरिका से भी सहायता प्राप्त कर सकता था और सोवियत संघ से। अगर वह किसी एक गुट में फंस जाता तो दूसरा गुट उसे द्वेष का कारण समझता और आर्थिक सहायता भी ना प्राप्त होती। अतः भारत के हितों को देखते हुए ही गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। भारत के हित को देखते हुए, राष्ट्रीय हित को देखते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रमंडल का सदस्य होना स्वीकार करा। अपने हित को देखते हुए उन्होंने जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य होना भी स्वीकार किया। अब पढ़ते हैं आर्थिक तत्व। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में आर्थिक तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक जो तत्व है इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में भारत की विदेश नीति और उसके आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, वास्तव में क्या है कि जो भारत की विदेश नीति है और आर्थिक विकास जो है उसमें घनिष्ठ संबंध है। सैनिक तत्व। सैनिक तत्वों ने भी भारत की विदेश नीति पर प्रभाव डाला। सैनिक जो तत्व है उन्होंने भी भारत की विदेश नीति पर प्रभाव डाला। अतः भारत को अपनी रक्षा के लिए रूस अन्य देशों के साथ आधुनिकतम हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। विचारधारा का प्रभाव। विदेश नीति का निर्माण करने में उस देश की विचारधारा का भी महत्वपूर्ण योगदान है कि किसी देश की विचारधारा क्या है। वह पश्चिमी लोकतंत्र तथा साम्यवादी दोनों की अच्छाइयों को पसंद करते थे। जो नेहरू थे वह लोकतंत्र को भी और साम्यवाद दोनों को ही पसंद करते थे और उनकी बुराइयों से दूर रहना चाहते थे। जो उसके अंतर्गत बुराइयां हैं लोकतंत्र और पश्चिमी लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच, उनसे दूर रहना चाहते थे। अतः उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करा। अब हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय तत्व। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय सोवियत गौरव में चल रहा था, परंतु पंडित नेहरू ने किसी एक में शामिल होने के स्थान पर दोनों गुटों से अलग रहना देश के हित में समझा। कह रहे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सोवियत संघ भी जो है बहुत शक्तिशाली था, परंतु पंडित नेहरू ने क्या करा, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, दोनों गुटों से दूर रहे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन होने के बाद विश्व में अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर रह गया। 1991 के बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो अमेरिका ही एक पावरफुल कंट्री रह गई। इसलिए भारत भी अमेरिका के साथ अपने आर्थिक सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर बल दे रहा है। मतलब अगर भारत सोवियत संघ के साथ उस टाइम मिल जाता तो भारत जो है अमेरिका के साथ संबंधों को इतना मजबूत नहीं कर पाता, परंतु आज वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है क्योंकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व। भारतीय विदेश नीति पर राष्ट्र के महान नेताओं के व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ा है। पंडित नेहरू के विचारों से हमारी विदेश नीति पर्याप्त रूप से प्रभावित है। व्यक्तित्व का भी प्रभाव जो है विदेश नीति पर पड़ता है कि जैसे कि पंडित नेहरू ने शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा दिया और गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, जिसके कारण पंडित नेहरू के विचारों का भी विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय संघर्ष। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ने विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसने भी विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत में महाशक्तियों के संघर्ष का मोहरा बनने से बचने का संकल्प उत्पन्न किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष रहते हुए, मतलब किसी गुट में शामिल न होते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भावना जागृत की है कि हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं। इससे क्या होता है, स्वतंत्र बने हुए हैं और महत्वपूर्ण भूमिका भारत जो है निभा रहा है।
प्रत्येक तरह से उपनिवेशवाद, जातिवाद, रंग भेद का विरोध करने का साहस उत्पन्न हुआ है। स्वाधीनता संघर्ष के लिए सहानुभूति उत्पन्न हुई है कि हम जो है स्वाधीनता संघर्ष कर सकते हैं और प्रत्येक तरह की कुरीतियों का विरोध करते हैं, जैसे उपनिवेशवाद, जातिवाद का विरोध करता है भारत। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आलोचना। विदेश नीति के निर्धारक तत्व एक समान नहीं है। विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व है वे एक समान नहीं है, अर्थात समय और परिस्थिति के अनुसार विदेश नीति के तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। मतलब किस देश की कैसी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, ऐतिहासिक परिस्थितियाँ कैसी है, यह सब जो है एक समान नहीं होती। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार विदेश नीति के तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। भारत ने विदेश नीति में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध किया, शांति की बात की तथा गुटनिरपेक्ष जैसे सिद्धांतों को अपनाया, परंतु समय और परिस्थिति के अनुसार इन सिद्धांतों में परिवर्तन होता रहता है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति भी उसके निर्धारक तत्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है ये भी निर्धारक तत्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत एक विकासशील देश है। भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। विकासशील होने के कारण भारत के निर्धारक तत्व विकसित देशों की अपेक्षा अलग है। विदेश नीति में राष्ट्रीय हित को महत्वपूर्ण माना जाता है। जो विदेश नीति है इसमें राष्ट्रीय जो हित है उसे महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि सभी सिद्धांतों को केवल राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही बनाया जाए। अर्थात भले ही हम विदेश नीति के लिए राष्ट्रीय हित को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु इसका यह अर्थ तो नहीं कि केवल राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही अपनी विदेश नीति बनाई जाए। कुछ सामान्य हित भी हो सकते हैं, अर्थात कुछ देशों के मिले जुले हित भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। इस प्रकार यह सब तत्व भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्धारक तत्व हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी तत्वों ने मिलकर भारत की विदेश नीति की क्रियाशीलता को नया आकार प्रदान किया है। ये सभी तत्वों ने मिलकर जो है भारत की विदेश नीति को नया आकार प्रदान किया है। इनकी वास्तविक भूमिका का मूल्यांकन इन्हीं तत्वों के सामूहिक विश्लेषण से किया जा सकता है। मतलब इन तत्वों का मूल्यांकन जो है सामूहिक विश्लेषण से किया जा सकता है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक तत्व भारत की विदेश नीति का स्वतंत्र निर्धारण नहीं समझा जा सकता। सिर्फ एक तत्व से जो है भारत की विदेश नीति का निर्धारण नहीं हो सकता। विदेश नीति सदैव आंतरिक और बाहरी वातावरण एवं परिस्थितियाँ, बाहरी और आंतरिक वातावरण कैसा है, परिस्थितियाँ घरेलू और बाहरी दोनों प्रकार के तत्व से निर्धारित होती है। निरंतरता और परिवर्तन भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि सभी देशों की विदेश नीति के निर्धारक तत्व में कुछ भिन्नताएं होती हैं। सभी देश के जो निर्धारक तत्व हैं उसमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं और समय समय पर विदेश नीति के निर्धारक तत्व में परिवर्तन होता रहता है। समय के अनुसार जो है विदेश नीति के निर्धारक तत्व में परिवर्तन होता रहता है। भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व भी समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। भारत की जो विदेश नीति के निर्धारक तत्व है यह भी समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अतः भारत की 21वीं शताब्दी में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप उचित भूमिका निभाने में प्रयत्नशील है। अतः भारत क्या है, जो 21वीं शताब्दी है इसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उचित भूमिका निभाने में प्रयत्नशील है। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आप इस वीडियो का पार्ट 1 पहले देखें, फिर पार्ट 2 देखें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।